हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग बीटीसी के प्राइस में एकदम से क्या ड्रॉप आया है, वो क्यों आया है और किस रीज़न्स की वजह से आया है। आज उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो मीम टोकन्स हैं उनका इफेक्ट मार्केट पर किस तरह आता है और आपको कौन से टोकन्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए और उसकी वजह से जो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट है मीम टोकन्स की वजह से वो क्यों चेंज हो गया है। और आज हम साथ ये बात करेंगे कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उन्होंने कुछ लॉ केसेस जो किए थे पिछले 1-2 सालों में, 2 से 3 सालों में भी, वो उन्होंने जो है वापस लेनी है, वो ड्रॉप कर दी हैं केसेस। और उसके साथ साथ एक और कंपनी जो है उसके अगेंस्ट भी एक केस था, वो भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। वो कौन सी कंपनी है, उसका नाम है यूनिस्वाप। और वो क्यों किया है उसकी जो हम डिटेल आज के वीडियो में देखेंगे। और आज हम साथ कुछ की टेकअवेज़ को भी डिस्कस करेंगे जो इस पूरी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट में होगा। So let's walk in, but before I walk in, I have a request to make to watch the video till the end. इसको एंड तक देखा करें, leave a like and do not forget to subscribe. So let's walk in. तो अब बात कर लेते हैं BTC की प्राइस की। BTC की प्राइस क्यों नीचे एकदम से गिर गई। We saw $88,000, $799 प्राइस रेंज, $86,000 तक BTC ड्रॉप किया था। So इतना एकदम से लो क्यों चला गया। तो अगर आप सामने स्क्रीन पे देखें तो इस टाइम जो है मीम टोकन्स ने बहुत ज़्यादा मार्केट में मेस क्रिएट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इसने परेशान भी किया हुआ है और उसकी वजह से मार्केट में एक प्रॉपर आउटलुक क्रिएट नहीं किया हो रहा अगे इन द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स माइंड। तो अगर आप देखें तो 88,000 89,000 पे इस टाइम BTC की प्राइस नज़र आ रही होगी आपको। डोमिनेंस BTC की 60% है, एथेरियम, USDT और ये सब जो है आपके सामने पूरा हीट मैप है। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो जी ये हो क्यों रहा है। एक्चुअली बेसिकली बात ये है कि जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने फ्यूचर पोजीशंस ली होती हैं, वो सब के सब जो बेसिकली फ्यूचर में इसको लॉन्ग करके जो है बैठे हुए थे, उन सब ने लॉन्ग पोजीशंस ली हुई थी 2 से 3 दिन पहले BTC की प्राइस पे। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि BTC 100,000 यानी 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000 की प्राइस को हिट करेगा। बट एक्चुअली वो हिट नहीं हुआ और उसके बिल्कुल जो है ऑपोजिट वो मार्केट नीचे डंप कर गई। और उसके पीछे रीज़न ये थी कि एक्चुअली लोगों ने बहुत ज़्यादा लोन्स लिए थे। मैं अभी आपसे जो है एक डिटेल, एक हीट मैप लिस्ट जो है वो आपसे शेयर करूँगी जिसमें आपको पता लगेगा कि कहाँ किन किन प्राइसेस पे और किन किन पॉइंट्स पे मार्केट में जो लेवरेजेस थी उसके अगेंस्ट लोगों ने एक्सचेंजेस से जो है वो लोन्स लिए हुए थे। तो जब आप किसी भी एक्सचेंज से लोन लेते हैं अपनी पोजीशन ओपन करने के लिए, तो अगर मार्केट डिप कर जाती है और आप एक ख़ास पॉइंट पे आके वो आपके जो पोजीशन है वो क्लोज़ हो जाती है, तो फिर आपको अपनी वो मनी पे बैक करनी होती है। तो जो कोलेट्रल था, वो जो मनी थी जो उन्होंने पे बैक करनी थी, उसके लिए उन्होंने जो अपने क्रिप्टो के एसेट्स थे वो सेल करना शुरू कर दिए। तो ट्रेडर्स जो हैं वो सिर्फ अपनी अर्निंग पोजीशंस से या फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट करके नहीं बनाते, और रादर क्रिप्टो के अगेंस्ट जो उनके क्रिप्टो एसेट्स हैं या जो उनके पास अपने पड़े हुए बिटकॉइंस हैं या दूसरे टोकन्स हैं, उनको भी सेल करके अपने मनी जो है उन्होंने पे बैक की है। जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी मनी सेल की है अपने रिसेंटली जो उनके पास प्राइसेस थी। जब जैसे ही वो 94-93 पे आकर बिटकॉइन की प्राइस हिट कर रही थी, तो उनके जो है पे बैक ऑफ मनी जो है वो साथ साथ ट्रिगर हो रहा था। तो उन्होंने अपनी मनी पे बैक करने के लिए अपने जो एसेट्स पड़े थे, जिसमें उनके पास BTC हो जाए या दूसरे स्टॉक्स वगैरह हो जाए, वो उन्होंने सेल करके एसेट्स के जो है पैसे वापस किए हैं। तो आप ये कह लें कि मार्केट जो है वो काफ़ी वीक हो गई हैं, जिसके अंदर ना ही सिर्फ क्रिप्टो मार्केट वीक हुई है बल्कि स्टॉक मार्केट भी जो है ओवरऑल वीक नज़र आ रही है पिछले 1 हफ्ते से। उसके अलावा जो है इन्वेस्टर्स ने साथ साथ डिसाइड किया कि सेल करें जी। अपने क्रिप्टो एसेट सेल कर दिए, उनकी पोजीशन जैसे हिट हुई तो उन्होंने अपने एसेट सेल किए और उसके बाद जो है मार्केट हमें डंप में देखने को मिल रही है। सेलिंग प्रेशर तो है ये इस तरह बनता गया क्योंकि 94, 95, 96 और $93,000 की प्राइस पे आके काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। यानी यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंजेस को पैसे वापस करने थे और उसके साथ साथ जो है लिक्विडेशन लेवल्स हिट हो रहे थे, जिसके बाद जो है लेवरेज ट्रेडर्स जो थे यानी जिन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग में अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ था, उनके पास पैसे वापस करने के लिए नहीं थे, तो उन्होंने अपने क्रिप्टो एसेट्स को सेल करना शुरू कर दिया। और अगर आपके सामने ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि ये बाइनेंस का जो हीट मैप चार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि लोगों ने $96,000 पर सेल करना शुरू कर दिया था अपने क्रिप्टो एसेट्स को, बिकॉज उनके यहाँ पर लेवरेज पोजीशन हिट हो गई थी। उसके बाद जैसे ही 96 से 94 पे आया तो यहाँ पर भी एक लेवरेज पोजीशन थी जहाँ से उन्होंने मार्केट फिर डाउन गई और उन्होंने अपने लोन्स रीपे किए, जिसके बाद जो है प्राइसेस मज़ीद डाउन हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं $93,000 पे जो है $229 मिलियन के जो लोन्स थे वो वापस जाने थे।
सिर्फ एक्सचेंज के पास जो ये मैं आपके सामने सिर्फ मैं बाइनेंस की जो है हीट मैप आपसे जो है शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जितना सेलिंग प्रेशर था ये बाद में जाके मज़ीद डेवलप हुआ है $86,000 पे, और तकरीबन 100 से 200 मिलियन डॉलर्स की जो है टोटल जो है वो लिक्विडेशन जो है वो पिछले कल रात से जो हो चुकी हैं। तो जनाब आप बात कर लेते हैं कि फिर ये जो सिचुएशन है ये कैसे बेहतर हो सकती है जी। वेल इसके पीछे सबसे सिंपल रीज़न ये है कि जो मार्केट है वो अभी जो है स्टेबल करने की कोशिश कर रही है अपने आप को। $86,000 के ऊपर उन्होंने हो सकता है ऑप्शन ट्रेडर्स के मुताबिक मार्केट $75,000 तक भी जा सकती है, जो कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। बट अगर यहाँ से भी प्राइस पॉइंट बनता है तो फिर यहाँ से बाइंग शुरू होगी, और बाइंग के बाद जो है दोबारा से जो है वो बाइंग करके क्रिप्टो एसेट्स को लोग दोबारा से लॉन्ग पोजीशंस ओपन करना शुरू करेंगे एट $95,000, $96,000, $93,000 एंड $94,000। तो ये जो प्राइस पॉइंट्स है यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस फिर बनेंगी और 93 तक लेके जो है दोबारा मार्केट को BTC को वो लेकर जाएंगे। तो अभी भी जो है मार्केट में स्टेबिलिटी के पॉइंट्स हैं, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर 1 to 2 days फॉर मार्केट टू गेट स्टेबलाइज्ड। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं और जी कौन से ऐसे रीज़न जिसकी वजह से मार्केट का थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा ख़राब हुआ है। वो है जी पिछले जनवरी के अंदर, और जनवरी से लेकर फरवरी तक कांस्टेंट मीम टोकन्स का लॉन्च होना हर वीक। तो अगर आपको मैं रिमाइंड करवाऊँ तो अगर हम टाइमलाइन देखें जनवरी की, तो जनवरी में जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप ने अपने मीम टोकन्स लॉन्च किए। तो उसके बाद जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी था, मिक्स्ड फीलिंग्स और मिक्स सेंटिमेंट था। जिसके बाद जो है क्रिप्टो को लेके या मीम टोकन्स को लेके जो काफ़ी कंट्रीज़ हैं या जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने अपने मीम टोकन्स जनरेट किए। जिसके बाद जो है रग पुल्स हुए और काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है वो मनी जो है वो उनके हाथ से निकल गई। अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो टोकन था मेलानिया टोकन, और उनका जो अपना टोकन था ट्रंप टोकन, तो उसने $75 बिलियन की जो है वर्थ क्रिएट की। उसके बाद वो एकदम से डंप कर गया। देन वी हैव सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का टोकन कार टोकन, जो कि एक बहुत बड़ा रग पुल टोकन था। तो उसके बाद भी जो है मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब हुआ। रिसेंटली जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, कान्ये वेस्ट जो एक काफ़ी पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं, पॉप स्टार हैं, एक म्यूज़िक आइकॉन है, उनका भी एक पर्सनल टोकन आ रहा है जिसका नाम है YZ, YZ उसका टिकर है। तो वो भी जो है एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, बिकॉज उसकी जो सप्लाई है वो 70% सिर्फ उनके पास ही है। तो अगर वो रग पुल करता है, उसकी मार्केट में प्राइस गिरती है, तो नुकसान आपका होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। उसके बाद जो है हमें पता है कि लिब्रा टोकन जो है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा $4.1 बिलियन या $2 बिलियन जो है उस $4.2 बिलियन तक का रग पुल हुआ, जो कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है ये एक टोकन लॉन्च किया और उसके बाद जो है मार्केट में रग पुल हो गया। और अगर आप देखें बायबिट का हैक जो कि 2 से 3 दिन पहले से हुआ है, उसके बाद भी मार्केट में सिनेरियो बहुत ही नेगेटिव है अराउंड क्रिप्टो, अराउंड इथीरियम। और फिर हमने देखा था कि जनवरी के स्टार्ट में इथीरियम के जो अपने डेवलपर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड थे कि हमें जो है इथीरियम का जो मार्केटिंग सेंटीमेंट है, जो इथीरियम के डेवलपर साइड है, हमें थोड़ा सा डिफरेंट होकर काम करना पड़ेगा, बिकॉज इथीरियम के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं जनरेट हो रही थी। तो उन्होंने मार्केटिंग परस्पेक्टिव से भी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है जो रिसेंट कल रात को मार्केट ड्रॉप की है, तो इन सब सेंटिमेंट्स को लेके, इन सब स्टोरीज़ को लेके अगर हम देखें तो मार्केट में जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, थोड़ा सा फियर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने अपनी सारी क्रिप्टो सेल कर देनी है, इसका मतलब ये है कि अभी आपने पोजीशंस ऑफ लेवरेज यानी आपने फ्यूचर्स में नहीं जाना, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्पॉट में रहना है फॉर द टाइम बीइंग। और अभी भी मैं आपसे डिस्कस करूँ तो ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है। आप अपनी रिसर्च खुद किया करें, डू योर ऑन रिसर्च, और उसके साथ साथ आप ये भी देख लिया करें कि कौन से टोकन्स में आपने इन्वेस्ट करना है और कौन से टोकन्स में आपने इन्वेस्ट नहीं करना। हमेशा जो है अच्छे टोकन्स को प्रेफर किया करें जिनमें ROI अच्छी हो, जिसका मार्केट कैप थोड़ा हो, और जिसमें जो है मार्केट कैप के ज़्यादा होने से आपके रिटर्न ज़्यादा बन जाते हैं। तो और अगर हम बात करें इस सारे सिनेरियो की, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था वीडियो के स्टार्ट में कि आज की वीडियो का जो आखिरी पॉइंट होगा वो ये होगा कि SEC ने जो है वो कुछ बिग क्रिप्टो कंपनीज़ के अगेंस्ट जो उन्होंने लॉ केसेस किए थे 2021, 22, 23, 24 के अंदर, वो सब उन्होंने वापस ले लिए हैं। और ये बहुत अच्छा साल है बेसिकली क्रिप्टो के लिए। तो अभी भी जो मार्केट में फड है, फियर है, अनसर्टेनिटी है, डाउट है, उसको आप प्लीज़ होल्ड ऑन मत किया करें। आप कोशिश किया करें कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि मार्केट में रिकवरी के चांसेस हमेशा होते हैं, वो कभी भी आपको नुकसान में नहीं रखती अनलेस और अनटिल आपने जो है फ्यूचर पोजीशंस नहीं ली हुई।
तो Coinbase का जो हम जानते हैं कि जी Coinbase का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस लिए हुए थे, लॉ केस था, वो भी ड्रॉप हो गया है। 4 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी। रॉबिनहुड के अगेंस्ट भी एक जो है वो लॉ सूट था, वो भी वापस ले लिया गया है। तो उसके बाद उनकी जो थोड़ी सी मार्केट में जो उनकी प्राइस है वो इम्प्रूव होने के चांसेस हैं इन द स्टार्ट ऑफ मार्च। उसके बाद जो OpenSea है, जो कि एक NFT प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा NFT प्लेटफॉर्म है, उनके अगेंस्ट भी एक लॉ केस था, वो भी वापस ले लिया गया है। इट हैज़ बीन ड्रॉप्ड, द लॉ सूट बाय SEC हैज़ बीन ड्रॉप्ड अगेंस्ट Coinbase, Robinhood, OpenSea। और अब जो चौथे नंबर पे हमारे पास आ रही है कंपनी या प्लेटफॉर्म, वो है यूनिस्वाप। तो यूनिस्वाप के अगेंस्ट भी जो है जो उनका लॉ सूट था वो भी ड्रॉप कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं जानते कि यूनिस्वाप के अगेंस्ट क्या लॉ केस था, तो वो बेसिकली लॉ सूट ये था कि उन्हें एक अनरजिस्टर्ड कंपनी करार दिया गया था जो कि क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो कंपनी या क्रिप्टो के टोकन्स को स्वैपिंग के तौर पे सर्विस लोगों को देते हैं। अगर आप नहीं जानते यूनिस्वाप क्या है, तो यूनिस्वाप जो है वो एक तरह की स्वैप एक्सचेंज है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, एक डेक्स है, एक बाइनेंस की तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी KYC नहीं करनी पड़ती, आपको अपनी ID वगैरह नहीं देनी पड़ती, और आप सिंपली अपना वॉलेट अटैच करके यहाँ से अपने USDT या कोई और करेंसी जो है वो बाय एंड सेल कर सकते हैं। और उसके जस्ट ये नहीं है कि आपको एक ख़ास स्पेसिफिक कम्बिनेशंस के पेयर दिए जाते हैं, यानी कि BTC टू USDT, USDT टू BTC, बल्कि आपको USDT टू बाइनेंस, कॉइन BNB, या आप सुई या कोई भी और टोकन जो है आप उसके अगेंस्ट स्वाप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा USDT ही आपके पास होंगे तो आप स्वाप करेंगे, आप किसी भी तरह की स्वापिंग इस पे कर सकते हैं। तो ये जो आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी देता है यूनिस्वाप, इनको कह दिया गया था कि आप जो हैं रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप कंपनी के साथ या आप गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करते। तो अगर हम आप बात करें Web3 की ना, तो Web3 में कभी भी कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती, ये हमेशा अनकंट्रोल्ड होती है गवर्नमेंट की, तभी इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। यानी ये किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है और ये लोगों के यूज़ के लिए होती है। यानी इसको कम्युनिटी चलाती है, सो कम्युनिटी इसको रन करती है, कम्युनिटी ही इसको पॉपुलर और कम्युनिटी ही इसको स्ट्रॉन्ग और वीक बनाती है। तो अगर कोई चीज़ हम कम्युनिटी से हटा के गवर्नमेंट को पकड़ा देंगे, तो इसका मतलब है कि वो डिसेंट्रलाइज नहीं रही, बल्कि वो एक सेंट्रलाइज्ड जो है वो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। जैसे कि बाइनेंस जो है वो एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा जितनी एक्सचेंजेस हैं वो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में ये जो है वो डिफरेंस होता है। तो इनके अगेंस्ट जो है इनको कहा गया था कि आप एक ब्रोकर हैं, हाँ आप एक ब्रोकर हैं और आपने अपना रजिस्टर नहीं करवाया विद द गवर्नमेंट। तो अगर आप सामने स्क्रीन पर देखें तो उनके बारे में है कि जी इन अप्रैल द SEC इशूड अ वेल्स नोटिस क्लेमिंग दैट यूनिस्वाप लैब्स ऑपरेटेड एज एन अनरजिस्टर्ड ब्रोकर ऑपरेटेड ऑन एक्सचेंज एंड इशूड एन अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी। तो उनका जो टोकन अपना था यूनिस को वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी कह रहे थे, जिसका मतलब है वो उसको अनरजिस्टर्ड शेयर कह रहे थे, जबकि वो एक शेयर नहीं है, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी है। तो जो उनके अगेंस्ट ये केस था ये भी ड्रॉप कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो हमें मिल सकता है आने वाले दिनों में कि रिपल को भी जो है उसके अगेंस्ट जो लॉ केस किया गया था या लॉ सूट किया गया था वो भी ड्रॉप हो सकता है। तो द फ्यूचर इज़ गुड विद द एथेरियम, द फ्यूचर इज़ गुड विद रिपल, द फ्यूचर इज़ गुड विद यूनिस्वाप एंड द ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट। तो मार्च का मिड एंड मार्च का स्टार्ट जो है वो क्रिप्टो के लिए अच्छा हो सकता है। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इन द क्रिप्टोस्फेयर। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप इसको जो है ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें एंड लाइक भी कर दिया करें। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ गुड वन।